ओके, सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ओके, सो जैसे लास्ट चैप्टर की नोट्स थी वैसे ही ट्राई किया है कंपाइल करके नोट्स बनाने का। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं। बुक का ही कंटेंट है नोट्स में भी, बट जो ज़रूरी नहीं है उसको निकाल दिया है। ओके, सो शॉर्ट एंड सिंपल रखा हुआ है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म देखो तो ये हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। ओके, सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे पता चला कि अच्छा यार ऐसी मैग्नेटिक इफेक्ट भी होती है। ओके, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था देखते हैं। देखो, इन द ईयर 1820, कितने मतलब 1820 ही है, मतलब जस्ट यू कैन इमेजिन कि 200 साल 200 इयर्स पकड़ लो। ओके, सो बिफोर 200 इयर्स साइंटिफिक वर्ल्ड में नहीं पता था। हमें भले ही पता हो, हमने यूज कर लिया हो इंडियन कल्चर ने, लेकिन साइंटिफिक वर्ल्ड को नहीं पता था ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ओके, चलो, in the year 1820 Oersted realized that electricity and magnetism were intimately related। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया। ओके, हमें एक्सपेरिमेंट्स भी देखने हैं, लेकिन याद रखना एक मार्क का क्वेश्चन आता है, एक तो ईयर और दूसरा साइंटिस्ट का नाम। ओके, सो ऑर्स्टेड ने 1820 में अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे कंक्लूजन निकाला क्या कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ओके, मतलब इंटर रिलेटेड है, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रिसिटी होगी ही, बट ऑपोजिट इज ऑलवेज ट्रू। क्या, जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी ही। ओके, वो हमने 10th क्लास में भी देखा था। हमारा एक चैप्टर था, हमारा 12th चैप्टर था आई थिंक 10th में, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यही था ना नाम। ओके, और उसके नेक्स्ट चैप्टर था कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद है? उसमें हमने मैग्नेट्स के एक्सपेरिमेंट देखे थे और फिर बस सबको देखा था ना, राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एंड ऑल, वो सब यहाँ आएगा। ओके, वो सब यहाँ बेसिक आएगा। ओके, सो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्लास 9th का बहुत सारा आता है क्लास 11th में, और क्लास 10th का बहुत सारा आता है क्लास 12th में। तो जो क्लास 12th में, क्लास 10th में हमने फिजिक्स पढ़ा था, मतलब साइंस पढ़ा था, उसका यूज यहाँ पर आएगा। ऐसा नहीं ये चैप्टर में जो जो भी चैप्टर आए, सारे चैप्टर्स में उसके रिलेटेड जो जो भी चैप्टर्स आए, जैसे हमने वो पूरा चैप्टर पढ़ा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, पूरा डिट्टो आएगा। ओके, डिट्टो आएगा, जो हमने समझा था वो तो आएगा ही, उससे डिटेल्ड में आएगा। ओके, सो वही मेरा कहने का मीनिंग है कि 9th एंड 10th में जो हमारा बेस है उसका यहाँ पर रिवीजन होगा ही और एडिशनल आएगा। ओके, जैसे कि मतलब दोनों में, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो यहाँ पर हमने अभी क्या देखा कि भाई ये साइंटिस्ट है ऑर्स्टेड, उन्होंने 1820 में एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट के बेस पे उनका कंक्लूजन ने ये निकला कि मैग्नेटिक इफेक्ट और से मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी और करंट दे आर इंटर रिलेटेड। ओके, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है कि भाई जहां पर इलेक्ट्रिसिटी हो देयर विल बी ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड, और वाइस वर्सा वेरेवर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो दोनों में से एक ही ट्रू है। ऑलवेज वर्ड हो तो दोनों में से एक ही ट्रू है, ऑलवेज वर्ड ना हो तो दोनों ट्रू बोल सकते हैं, लेकिन ऑलवेज वर्ड हो तो एक ही ट्रू है। कौन सा? जहां करंट होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी ही, दैट इज ट्रू। लेकिन जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां करंट होगा, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। भाई मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। सपोज ये मेरी पेन है, वो मैग्नेट है, जहां पे मैंने रख दी तो इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। करंट कहाँ है यहाँ पर? करंट तो है ही नहीं कुछ, तो ऑलवेज ट्रू नहीं है। लेकिन सपोज ये वायर है और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑलवेज जब भी इसमें से करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक मार्क का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ओके, तो अब उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम समझते हैं। क्या था उनका एक्सपेरिमेंट्स? देखो, उन्होंने क्या किया, एक बैटरी ली, ओके, सर्किट में कनेक्ट किया, स्विच है, और डायरेक्शन वाइज वायर को कनेक्ट किया। तो सपोज दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन। हमें पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होता है? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जैसे कि ये बैटरी है,
ये प्लस है ये माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के साइड अट्रैक्ट होंगे, तो वो जाएंगे ऐसे, ओके ऐसे। लेकिन हमने देखा भी था 10th में ही देखा था हमने क्या, कि कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसके ऑपोजिट साइन लेते हैं, किसकी, करंट की। डन, ये हमने कन्वेंशनली ऐसा। सो ये नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे विल ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ओके पॉजिटिव चार्जेस वो ऐसा फ्लो करेंगे, तो हम करंट कौन सा लेते थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ओके अच्छा। सो एकदम बेसिक से ही जाएंगे, बहुत इजी ही है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो और स्विच अभी ऑफ है, ओके। तो एक सर्किट है जिसमें स्विच है, बैटरी है, ओके दैट्स इट, और कुछ नहीं है। करंट, बैटरी, करंट, स्विच, स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, स्विच ऑफ करेंगे करंट बंद हो जाएगा। बीच में तुम्हें बल्ब रखना हो तो रखो, ना रखना क्यों, पता चले कि बैटरी और स्विच वर्क कर रही है या नहीं, ना रखोगे कोई जरूरत नहीं है बल्ब रखने की, ओके। तो जैसे ही क्या एक्सपेरिमेंट में क्या पता चला, जैसे ही स्विच ऑफ कंडीशन है, जब स्विच ऑफ कंडीशन है यहां पर उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल रखी। मैग्नेटिक नीडल मतलब जो हम कंपास में यूज करते हैं वो, ओके। तो वो उन्होंने रखी किसने, ऑर्स्टेड में। तो जब ये तो हमने एक्सपेरिमेंट भी किए थे अगेन 10th में ही, कि ये सपोज ये मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ दिखा रहा है, तो उसको अगर मैंने हैंग कर दिया इन दी एयर अगर हैंग कर दिया, तो हमें पता है कि ये ऐसे 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 मूव करते करते ये नॉर्थ पोल टुवर्ड्स दी नॉर्थ चला जाएगा, नॉर्थ और साउथ की तरह वर्क करेगा ना ये। सो नॉर्थ पोल की तरफ ये ऑलवेज पॉइंटेड रहेगा, ओके, और साउथ पोल की तरफ ये दूसरा एंड पॉइंटेड रहेगा। ये एक्सपेरिमेंट तो हमने किया था। मैग्नेट्स को भी अगर तुम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैग्नेट रख दो, तो भी क्या होगा, नॉर्थ और साउथ में वो सेट हो जाएंगे, ओके। तो ये मैग्नेटिक नीडल है, अभी स्विच ऑफ कंडीशन है, तो स्विच ऑफ कंडीशन है तो ये हमारा जो ये नॉर्थ कौन सा लिखा हुआ है, ये नॉर्थ लिखा हुआ है, वो कौन सा नॉर्थ लिखा हुआ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, ओके। मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ, और यहाँ इस केस में तो जियोग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ दोनों सेम ही है, ओके। सो इस साइड में नॉर्थ है, सामान लो, इस साइड में नॉर्थ है, वैसे हमारी कंडीशन से देखें तो ईस्ट है, लेकिन इस साइड में नॉर्थ है, तो ये मेरी स्विच ऑफ कंडीशन में मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ की तरफ होगी, तो ये ऐसी ही होगी। अगर हम मानेंगे कि नॉर्थ ऊपर है तो कोई बात नहीं, फिर एक्सपेरिमेंट ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे, ओके। यहाँ पर बैटरी है, ओके, ऐसे मतलब इसको ऐसे रोटेट 90 डिग्री रोटेट कर देना पड़ेगा। तो ये नॉर्थ की साइड है जब स्विच ऑफ कंडीशन है। जैसे ही स्विच ऑन करूंगा करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हमने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब भी कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है देयर विल बी मैग्नेटिक इफेक्ट। केमिस्ट्री में भी देखा था हमने केमिस्ट्री में भी देखा था, मैक्स प्लैंक ने बताया था, याद हो तो, कि चार्ज मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे, रुदरफोर्ड ने बोल दिया था कि भाई घूम तो रहे हैं लेकिन कहाँ है पता नहीं, तो मैक्स प्लैंक ने बताया था क्या, कि वो जो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है ऑर्बिट में, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, ओके, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होंगे। चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में मतलब क्या, करंट, चार्ज पार्टिकल मूविंग कंडीशन में वही तो करंट है, तो वो करंट अगर है तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगी, और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो घूमता 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 सेंटर में चला जाएगा, ओके। तो हमने बोला कि नहीं भाई ऐसा हो सकता नहीं है, वो फिर पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, मतलब वही है क्या, चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं, ये सपोज समझो कि एक पार्टिकल है और इसका कोई चार्ज नहीं है, ये मूव करेगा तो कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगी नहीं, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल है और ये मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, याद आया, ओके। सो स्विच ऑफ कंडीशन में हमारा जहां नॉर्थ है उस डायरेक्शन में होगी हमारे मैग्नेटिक नीडल, ओके। एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, और जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं, सो मैग्नेटिक नीडल सपोज नॉर्थ से टुवर्ड्स द वेस्ट मूव कर रहे हैं। जब करंट पास हो रहा है से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, सो ये तुम्हें याद नहीं रखना है कि नॉर्थ टू वेस्ट जाएगा और फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव नॉर्थ टू ईस्ट जाएगा, नहीं, मतलब एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके। अगर इस साइड नॉर्थ है तो पहले नॉर्थ कंडीशन में था, स्विच ऑफ था तब, अब जैसे ही हमने करंट फ्लो किया तो या तो इस साइड या तो नीचे, मतलब ऐसे है, ऐसे या तो ऐसे मूव करेगी, ओके।
तो उन्होंने स्विच ऑन किया, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हमारा करंट फ्लो हुआ, वो करंट फ्लो हुआ तो वो ऐसे मूव हो गए। अरे ये मूव कैसे हुई, हमने तो उनको छेड़ा नहीं, हमने तो करंट पास किया है, स्विच ऑन स्विच ऑफ किया है, हमने तो छेड़खानी किसके साथ की, करंट के साथ, तो ये क्यों घूम गया भाई, ये क्यों घुमा। ओके, ये एक क्वेश्चन। फिर उन्होंने क्या किया, टर्मिनल एक्सचेंज कर दिए, मतलब जहां नेगेटिव टर्मिनल था वहां पॉजिटिव कर दिया और जहां पॉजिटिव टर्मिनल था वहां नेगेटिव कर दिया। तो अब करंट की डायरेक्शन अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब नॉर्थ से, यहाँ पे क्या थी, साउथ टू नॉर्थ थी, साउथ टू नॉर्थ। ओके, और यहाँ पर क्या हो गई, नॉर्थ टू साउथ हो गई। तो जैसे ही नॉर्थ टू साउथ हो गई, पहले अगर ऐसे बैंड हुआ था तो अभी नीचे बैंड हो गया। ओके, मतलब उनको ये भी पता चला कि करंट की वजह से, करंट और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो पता ही नहीं है ना हमें। ओके, लेकिन फिर पता चला क्या, कि जहां पर भी मूविंग चार्जेस होंगे और करंट होगा वहां पे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहां से आई, प्रोड्यूस हुई, किसने प्रोड्यूस की, मूविंग चार्जेस ने प्रोड्यूस की। तो मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये तो मैग्नेटिक नीडल है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक नीडल डालोगे तो ऑब्वियसली वो मूव करेगी ना नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ साइड चली जाएगी। डन। ओके, तो जैसे ही यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई ये मूव कर दी। अभी अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए ये मैग्नेटिक नीडल अगर पहले ऐसे मूव हुई थी तो बाद में ऐसे मूव हुई। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनको कंक्लूजन मिल गया क्या, कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है किसकी वजह से, मूविंग चार्जेस, और से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और दे आर इंटर रिलेटेड। मतलब अगर इंटर रिलेटेड मतलब करंट की डायरेक्शन अगर चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये पता चला। ओके, चलो, सो ही शोज दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ स्ट्रेट वायर causes noticeable deflection of the magnetic compass needle held near the wire. ओके, यही एक्सपेरिमेंट याद हो तो हमने 10th में जो पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी एक्टिविटी में था, याद हो तो उसकी एक्टिविटी में था, गैल्वेनोमीटर था उसमें, कि गैल्वेनोमीटर रखोगे तो नीडल मूव करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, वो एक्टिविटी में ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये एक्टिविटी ही उन्होंने की थी ऑर्स्टेड ने। ओके, वही चीज हम पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा डिटेल में। वहां हमने मतलब वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला बॉक्स आता था ना 10th में, उसमें नाम लिखा था ऑर्स्टेड, लेकिन हम याद नहीं रखते थे उसको, क्यों, हमें पता था कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। अभी यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, अब हम डिटेल्ड में पढ़ रहे हैं, तो सिंपली उनका एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। ओके, 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर से उनको पता चला कि मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट दे आर इंटर रिलेटेड, दैट्स इट। और क्या एक्सपेरिमेंट किया वो भी यहाँ पे पता चला। हाँ, और एक्सपेरिमेंट को और बढ़ाया, क्या बढ़ाया, अगर करंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब करंट ज्यादा पास कर रहे हैं, तो वोल्टेज, बैटरी है ना, उनकी मर्जी, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करना उतना प्रोड्यूस करेंगे। सो बैटरी है, अभी अगर पहले सपोज 1 एम्पियर करंट था तो डिफ्लेक्शन हुआ, अब सपोज 1 की जगह 10 एम्पियर और से 2 एम्पियर करंट, डबल करंट पास कर रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। पहले 1 एम्पियर के लिए इतना डिफ्लेक्शन हुआ, तो 2 एम्पियर के लिए इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया। मतलब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटर रिलेटेड तो है, लेकिन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो डिफ्लेक्शन, करंट बढ़ाओ तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है, करंट कम करो तो डिफ्लेक्शन भी कम होता है। अगर बहुत माइन्योर करंट प्रोड्यूस करो तो ऐसा भी होगा कि डिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन हमें दिखेगा नहीं। सपोज हम मिली एम्पियर करंट प्रोड्यूस दे रहे हैं, ओके, बैटरी से हम मिली एम्पियर करंट दे रहे हैं, तो मिली एम्पियर करंट दोगे ना तो ये हमारी नीडल ऐसे वाइब्रेट जैसी होगी, लेकिन पता ही नहीं चलेगा डिफ्लेक्ट हुई या ना हुई। मतलब करंट के साथ रिलेटेड तो है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ये डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। ये भी उनके एक्सपेरिमेंट में था। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो उन्होंने क्या देखा, दूसरा और आगे एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, देखो, ये बहुत सारी मैग्नेटिक नीडल ले ली। अब उन्होंने बहुत सारी मैग्नेट, ये फिगर बुक में भी है, ओके, बहुत सारी मैग्नेटिक नीडल ले ली और यहाँ पर बीच में, जैसे पहले राउंड में नहीं ली, ऐसे ही यहाँ पे पड़ी हुई है, ऐसा समझो,
ओके, बहुत सारी मैग्नेटिक नीडल ऐसे बोर्ड पे पड़ी हुई है, तुम्हारे ये जो राइटिंग पैड है वहां पे बहुत सारी मैग्नेटिक, यही एक्सपेरिमेंट क्या वो 10th की बात बाद में करते, बोर्ड पे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हुई है। अभी ये करंट, ओके, तो करंट ऐसा समझो कि ये बोर्ड है ना तुम्हारा, लाओ वो ये वाला बोर्ड लाओ, हाँ, तो ये तुम्हारा बोर्ड है, ओके। अब यहाँ पे बीच में होल है, सामान लो, यहाँ पे बीच में होल है और वो होल में से ये वायर आ रहा है, नीचे से ऊपर होल में से वायर आ रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड वाली मतलब से मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, बहुत सारी, नॉर्थ साउथ पोल होंगे जिसमें सब में। अब मैं अगर करंट पास होने दे रहा हूं, जैसे ही करंट पास होने दिया तो क्या होगा, सपोज क्या होगा, ऐसे करंट पास हुआ ना परपेंडिकुलर, मैंने ये ऐसे रखी हुई थी ना, ये ऐसे हो गई, फिर यहां पर कोई ऐसे थी वो ऐसे हो गई, मतलब सब कोई जैसे ही करंट पास किया ना, सारी की सारी नीडल एक पैटर्न में अरेंज हो गई और वो पैटर्न से एक शेप बन रहा था, और वो शेप कौन सा था, सर्कल, ओके। सर्क्युलरली सारी की सारी मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, अरेंज हो गई। फिर वापस वो एक्सपेरिमेंट किया, क्या, यहां करंट ऊपर जा रहा था, सपोज ऐसे है करंट ऊपर जा रहा है, तो अभी करंट नीचे जाने दिया, तो नीचे जाने दिया तो भी वापस सर्कल ही, लेकिन उल्टी हो गई, जहां पे ये नॉर्थ इधर था और साउथ इधर था, तो ऐसे उल्टा हो गया, वापस सर्कल ही हुआ लेकिन उल्टा हो गया, डन। ये एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब करंट पास हो रहा है कोई भी कंडक्टर में से, सो मैग्नेटिक फील्ड उसके सर्कुलर एरिया में प्रोड्यूस हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट से ये पता चला। अब 10th की बात करें तो 10th में एक्सपेरिमेंट था, याद आया, हमने क्या लिया था, मैग्नेटिक नीडल्स नहीं ली थी, उसमें एक्टिविटी में दिया था बहुत सारी पिन ली थी, वो खिली नेल, आयरन नेल्स बोला था, तो बहुत सारी आयरन नेल्स और से चिप्स, आयरन चिप्स ली थी, बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चिप्स, और ऐसे बोर्ड पे सारी डाल दी, ओके। और अब हम क्या कर रहे थे पता है, ऐसे करके बोर्ड को ऐसे मार रहे थे, ठक 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 ऐसे मार रहे थे कंटिन्यूअसली। तो वो कंटिन्यूअसली मार रहे हैं ना, करंट की तो बात ही नहीं है, अभी करंट की तो बात ही नहीं, कंटिन्यूअसली ऐसे मार रहे हैं ना, तो वो ऐसे वाइब्रेट होगी, ऐसे वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेट होते होते ऐसे मारते रहोगे ना, थोड़े टाइम बाद कंटिन्यूअसली मारते रहोगे और फिर देखोगे ना अगेन वो सर्कुलर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऐसे पैटर्न में वो सेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनकी भी वो मैग्नेटिक नीडल्स है, ओके, तो वो जाएगी कहां पे, नॉर्थ, वैसे ऐसे रखा हुआ है, ओके, और सपोज ये नॉर्थ की साइड जाना चाहिए लेकिन रखा हुआ है तो कैसे जाएगा, अगर ऐसे हवा में होता, ये नॉर्थ है ऐसा समझो, ये नॉर्थ है इस साइड, ऐसे होता हवा में लटका हुआ है, ऐसे नॉर्थ की साइड चला जाता, लेकिन मैंने तो ऐसे रखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ओके। अब नॉर्थ इस साइड है, ये कैसे मूव करेगी, ये फ्रिक्शन नहीं लगेगा उसके ऊपर, ओके। तो अब मैं मार रहा हूं इसको, तो जैसे ही ऐसे एक बार मारा, ऐसे मारा ना, तो ये थोड़ी ऊपर आई, ये जब भी ऊपर आई ना तो हवा में आ गई ना, थोड़ी ऐसे मूव हुई और नीचे गिर गई, फिर वापस मारा तो वापस थोड़ी ऊपर हुई, ऐसे मारते रहे, और फिर देखा ना तो सारी की सारी ऐसे सर्कुलर, मतलब सारी की सारी सर्कुलर इन द सेंस अगर एक ही होगी तो क्या होगा, फाइनली वो नॉर्थ की साइड पॉइंटेड हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी थी 10th में, याद है, ओके। तो वैसा ही एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक बहुत सारी नीडल्स ले ली, करंट पास किया परपेंडिकुलरली, तो सारी की सारी एक डायरेक्शन में पैटर्न वाइज सर्कुलर रिंग में सेट हो गई, पोजीशन ले ली। अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोज कर रहे हैं तो वैसे ही सर्कुलर रह रहे हैं, लेकिन वो लोग भी एक्सचेंज कर लिया अपनी लोकेशन, नॉर्थ साउथ हो गया और साउथ नॉर्थ हो गया, डायरेक्शन चेंज, यस, ओके। चलो तो देखते हैं, देखो ये आयरन फीलिंग्स वाला, ओके। तो ये फोटोग्राफ भी था 10th में कि अगर ऐसा है तो ऐसे सर्कुलर सारी आयरन फीलिंग्स आ गई, मतलब क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो सर्कुलरली जनरेट हो रही है, ओके। So if the direction of the current in the wire is reversed, the direction of the deflection of the magnetic field is also reversed. The deflection increase the current in the wire or bringing the magnetic compass needle closer to the wire. मतलब ये तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी यही सेंटेंस सेम लागू होता है, क्या कि वो जो हमारी सर्किट थी ना, तो अगर हम करंट ज्यादा पास करेंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, वो करंट ज्यादा पास करेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड को नजदीक ले गए, मैग्नेटिक फील्ड पहले यहाँ है और वायर ऐसे है, करंट पास हो रहा है, अभी सपोज 1 एम्पियर है और यहाँ पर है,
अभी सेकंड केस में ये तो 1 एम्पियर ही है ये, लेकिन ये नजदीक है तो भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नजदीक मैग्नेटिक फील्ड जितने डिस्टेंस के साथ वेरी करती है ना, जितना दूर उतनी कम और जितनी नजदीक उतनी ज्यादा। ओके, सो वही चीज लिखी हुई है। He also found that the iron filling sprinkled around the wire arranged themselves in concentric circles with the wire as center in the plane perpendicular to the wire. Done? Okay. अच्छा चलो, सो नाउ वी हैव टू डिस्कस। ये इतना समझ में आ गया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था, मतलब यहाँ से हमें क्या क्या टेक अवे पॉइंट क्या क्या है। ऑर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट था, 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पर्टिकुलर सर्किट बनाई, सर्किट में बैटरी थी, स्विच थी, दैट्स इट। ओके, और उसी के पैरेलल एक मैग्नेटिक नीडल रख दी, तो देखा कि जब स्विच ऑफ कंडीशन है तो मैग्नेटिक नीडल टुवर्ड्स द नॉर्थ पॉइंट करेगी, जैसा उसको करना चाहिए। ओके, और जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ, तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आया। ओके, ये डिफ्लेक्शन क्यों आया? क्योंकि करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है, मैग्नेटिक नीडल क्या है? मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्शन हो गया। डन। और दूसरा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में हुआ। नेक्स्ट, अगर करंट ज्यादा अमाउंट में पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो रहा है, दैट्स इट। और दूसरा, वो आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर, मतलब जो भी हमारा करंट पास हो रहा हो उसके सर्कुलरली वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। डन। ओके, चलो, तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। जो हमने बात की ना कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलरली प्रोड्यूस होगी, ये भी हमने 10th में पढ़ी चुके हैं, वही टॉपिक है। ओके, वो नहीं मैग्नेट था, फिर बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाता था। ओके, तो वही चीज है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड है क्या भाई? एक स्पेस ही, और कुछ नहीं है। ओके, जैसे कि ये मैग्नेट रखा हुआ है, मैं बोलूँ कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है, तो हम बोलेंगे यहाँ तक है। ये क्या है? यार भाई इसकी रेंज है, इसकी स्पेस है, यहाँ तक कुछ भी चीज डालोगे तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, या सेम चार्जेस होंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ होगा तो रिपेल कर देगा, अदरवाइज क्या वहां पे कुछ करोगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उसकी रेंज यहाँ तक की है, वो पता ही हमें। तो इट इज अ स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग द करंट। एक कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास हो रहा है, उसके अराउंड की ये क्या है? स्पेस है। ये अगर कंडक्टर है और ये हमारी इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस में मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो इट इज अ स्पेस अराउंड अ कैरिंग कंडक्टर और द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। दोनों हो सकता है ना, हम तो करंट और मतलब करंट और मैग्नेट दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के अराउंड होगा ऑब्वियसली, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड भी होगा। तो दोनों केस स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मतलब सिर्फ ये एक ऐसा स्पेस है जहां पर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड फेल्ट कर सकते हैं, या तो फिर ये एक ऐसी स्पेस है अराउंड द मैग्नेट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम फील कर सकते हैं। फेल्ट लिखा हुआ है, मतलब पास्ट टेंस में, मतलब फील कर सकते हैं। डन। ये एक जगह है। कौन सी जगह है? मैग्नेट के अराउंड वाली जगह है, या तो फिर करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड वाली जगह है, जिसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकते हैं। दैट्स इट। एक जगह है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फील कर सकते हैं। दैट्स इट। ओके, चलो, सो दोनों केस अलग अलग, ये मैग्नेट और ये करंट। तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर आएगी। हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया वैसे, तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, इतनी। अभी यहां अगर मैं नीडल रखूं उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? अगर यहां रखूं तो उस पर फर्क पड़ेगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सिंपल। और यहां पर क्या है? मैग्नेट। तो मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, हमने देखा था। ये 10th में फिगर उल्टी थी, यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ पे साउथ था। ओके, लेकिन क्या था? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? साउथ टू नॉर्थ। मतलब ये
ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ में से निकलेगी साउथ में एंटर होगी, नॉर्थ में से निकलेगी साउथ में एंटर होगी। ये तो हमने देखा ही था। ओके, रिवीजन ही है। तो देखो ये नॉर्थ में से निकली साउथ में एंटर हुई, नॉर्थ में से निकली साउथ में एंटर हुई, निकली और यहाँ पे सब आई। ओके, और ये ऐसे सर्कुलर अंदर वाली। ओके, और इसके अंदर की, ये तो सब बाहर ही है, इसके अंदर की बात करें तो साउथ, ये अंदर आई ना, साउथ में अंदर आई, तो अंदर से ऐसे बाहर, अंदर मतलब साउथ से ऐसे नॉर्थ अंदर, और फिर नॉर्थ से ऐसे बाहर, ऐसे जा रही है, ऐसे कंटिन्यू। देखो ये घुस गई मैग्नेट के अंदर, अब मैग्नेट से बाहर गई, वापस मैग्नेट्स के अंदर गई, फिर मैग्नेट्स के बाहर गई। सिंपल। ओके, एक मार्क में पूछा जाता है, फिर भी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं कि अंदर बाहर क्या है सर, समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं यार, इंडिया का मैप याद रखो, इंडिया के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाना है हमें। ओके, और इंडिया के बाहर नॉर्थ टू साउथ। डन। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, वेक्टर। ऑब्वियसली अभी तो देखा हमने डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय बी। किसे? बी से डिनोट करते हैं। डन। वेक्टर क्वांटिटी है और बी से डिनोट करते हैं। अच्छा चलो, तो यहां पर तो सिर्फ हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझा। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारा ये जो मैग्नेटिक, हमने क्या क्या समझ लिया, हमने जो एक्सपेरिमेंट था ऑर्स्टेड का वो समझ लिया। फिर हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ओके, तो वो कैसे प्रोड्यूस होगी वो भी हमने देखा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई और वहां पे मैग्नेटिक नीडल है, ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ भाई? ये मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक नीडल के ऊपर फोर्स लगा रही है, इसलिए डिफ्लेक्शन। कितना फोर्स लगा रही है वो अभी हम समझने वाले हैं। डन। सो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम क्या कर रहे हैं? फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, समझो। ये हमारा बॉल पेन कुछ नहीं है, लाओ तुम्हारा पेन का कैप लाओ, ये तो ये हमारा सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, इतने में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो इरेजर है ना, ये इरेजर हमारा पॉइंट चार्ज है। ओके, चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझो। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। हाँ, ये यहां से यहां मूव कर रहा है, कहां से कहां? मैग्नेटिक फील्ड कहां है पहले? वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रही है उस साइड, मतलब ऐसी है डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। डन। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव है। ओके, ये मेरा इरेजर, ये इरेजर क्या है? मेरा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे मूव? उसको जैसे मूव करना हो वैसे करेगा। ओके, ऐसे कर सकता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ऑपोजिट भी आ सकता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन वो ऐसे मूव कर सकता है। वो ऐसे भी मूव कर सकता है ना कि 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन ये भाई साहब ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। डन। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, ये ऐसे मूव कर रहा है चार्ज। और वो तो बाहर भी कर सकता है ना भाई, वो तो 3D है सब कुछ। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे समझो, यहाँ ऐसे, यहां से लेके यहां तक जितना ये है वैसा ही दूसरा बोर्ड भी मैंने पकड़ा हुआ है, ज़ूम कर लो, है हमारे पास, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। ओके, ऐसा है, ऐसा समझ। ये दो बोर्ड के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, मेरे से तुम्हारी तरफ जा रहे हैं। एरो कहां से कहां है? मेरे से तुम्हारे तरफ। तो मेरे से तुम्हारे तरफ है, अब मैं इसको तुम्हें समझ में आई इसलिए, यहां से उधर जा रहा है, ठीक है? इतने में ना, रेंज कितनी है? इतनी मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है। अच्छा, तो अब ये यहां पर है, ऐसे मूव करेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मूव करेगा तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मूव करेगा तो 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और अगर ऐसे मूव किया, ऐसे यहां तक की रेंज थी ना, तो ऐसे भी मूव कर सकता है। ये भी क्या हुआ? 90 डिग्री। ये सपोज x है तो ये y है तो 90 डिग्री होगी, और ये z है वो भी 90 डिग्री होगी। डन। ओके, और जरूरी नहीं है x y z पे ही जाए, वो तो टेढ़ा भी जा सकता है ना भाई, यहां है ऐसे भी जा सकता है, इंक्लाइंड ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। डन। ओके, इंक्लाइंड होगा तो क्या होगा? एंगल होगा। इंक्लाइंड जैसे यहां पर एंगल हुआ ना, यहाँ पे जैसे ऐसे नीचे मूव हुआ तो हमने क्या बोल दिया? 90 डिग्री। अगर ऐसे हुआ तो भी हमने क्या बोल दिया? 90 डिग्री।
तो 2D में हम देखते ही थे ना कि एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर ऐसे नीचे है, लेकिन हमारा मूव कर रहा है ऐसे। अगर ऐसे होता तो हम बोलते थे पॉजिटिव एक्स, ऐसे होता तो हम बोलते थे नेगेटिव वाई, लेकिन ऐसे है तो हम क्या लेते थे कि ये वेक्टर है तो जहां पे थीटा बन रहा है वो कॉस वाला कंपोनेंट और उसके ऑपोजिट वाला साइन वाला कंपोनेंट, ऐसा करते थे, तो वही करना है। हाँ चलो, सो अब हम समझ रहे हैं कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो चार्ज है वो मूव कर रहा है। अब फिर से चार्ज मूव कर रहा है मतलब क्या, करंट आ गया, क्योंकि चार्ज मूव करेगा मतलब करंट है, और करंट है मतलब उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक मैग्नेटिक फील्ड तो है ही एक्सटर्नल, कोई एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, सपोज मैं मैग्नेट हूं, मेरी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब मेरी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैं यहाँ पे करंट डाल रहा हूँ, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, नहीं दो हो गई ना, एक जो थी वो और एक जो मेरी वजह से यहाँ पे एक्सटर्नल में थी वो ज्यादा जो होगी वो दूसरे पे इफेक्ट करेगी। अभी मेरा फोर्स ज्यादा था तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा थी, वो मैग्नीट्यूड क्या है वो सब हम आगे देखते हैं, ओके। लेकिन मेरी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा था, मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो होगा क्या इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हुई ना, वहां पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी ना, क्यों, ज्यादा कम पे फोर्स ही लगाएगी, ओके। तो देखते हैं, देखो, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। देखो एकदम सिंपल केस लेते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज है Q, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस Q, सिंपल, सिंपलिसिटी के लिए प्लस Q ले रहे हैं, फिर लास्ट में हम माइनस Q ले लेंगे, ओके। तो अभी प्रोटॉन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं, ओके, तो प्लस Q। ये है हमारी y बोल दिया है, कोई बात नहीं, ये हमारी है y, ये हमारी है z, और परपेंडिकुलर मतलब आउटसाइड, मतलब ये x हो गया, ये y हो गया, तो ऐसे क्या हो गया z, तो ऐसे ही ये y है, ये z है, तो बाहर निकलने वाला क्या हो जाएगा x, ओके। तो उसको 2D में कैसे शो करें, इसलिए ऐसे शो किया गया है कि x, डन, x y z, ये तीनों तीन क्या है 90 डिग्री पे हो गया x y z। हमारी मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, मतलब कौन सा, पॉजिटिव y डायरेक्शन में है। जरूरी नहीं है ऐसे ही फिगर ड्रॉ करो, तुम जो नॉर्मली हम पहले ड्रॉ करते थे वैसा भी कर सकते हो, ये x, ये y और ये z, ओके। ये तो डिफरेंट रेफरेंस बुक और हमारी एनसीईआरटी को फॉलो करते करते जो आता है वो वैसा है लिया गया है, ओके। सो ये हमारी है पॉजिटिव y, और मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव y डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे जा रही है, अभी जो हमने बोर्ड पे किया ना वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब ये चार्ज जो है वो चार्ज भी या तो ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, डन। और अगर टेढ़ा मेढ़ा जाएगा तो वो एंगल बनाएगा एक्स वाई जेड के साथ, ओके। चलो, तो हम मान लेते हैं कि चार्ज कहाँ मूव हो रहा है। देखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई, इस केस में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है ये, तो ये रहा बी, डन। अच्छा, अभी चार्ज मूव हो रहा है, चार्ज 3D में नहीं 2D में ही मूव हो रहा है, मतलब जो मैंने बताया ना ये बोर्ड पे रबर को, तो वहीं पे मूव हो रहा है, ऐसे बाहर मूव हो रहा नहीं है, फॉर द सिंपलिसिटी हम ये केस ले रहे हैं, ओके। सो से ये x है और ये y है, तो चार्ज xy में ही मूव हो रहा है, z में मूव हो रहा नहीं है। फिर से लाओ रबर, हाँ, तो कहने का मीनिंग क्या है कि यहाँ इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मेरा ये चार्ज है, और ये मेरा ऐसा समझो, हमारे दूसरे ये फिगर अकॉर्डिंगली नहीं, ये मेरा x और ये मेरा y जैसे हम नॉर्मली लेते थे, तो टुवर्ड्स द पॉजिटिव x मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज है, x में जा रहा है या फिर y में जा रहा है, या फिर ऐसे जा रहा है तो x y दोनों में जा रहा है, वही हुआ ना, ऐसे जाएगा तो x में, ऐसे जाएगा तो y में, और ऐसे इंक्लाइन गया तो x और y दोनों में गया, थीटा एंगल पर, ओके। और अगर ऐसे जाएगा तो z में, लेकिन अभी नहीं जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा नहीं, डन, ओके। चलो, तो क्या हुआ कि ये x y 2D में मूव कर रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, ये 2D प्लेन में मूव कर रहा है, ओके, x और y में मूव कर रहा है। अभी x और y में कैसे मूव कर रहा है, ऐसे थीटा एंगल बने ना वैसे ये मूव करता है, थीटा एंगल बने वैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। हम ये क्या कर रहे हैं, हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं,
मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने देखी ना ऐसे जा रही है, उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है वो लगाएगा उसके ऊपर फोर्स, उसी को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो वो फोर्स क्या है वो हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। चलो तो डिस्कस करते हैं। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ अ वेलोसिटी v, मतलब चार्ज की वेलोसिटी कितनी है? v। ओके, लेट द एंगल बिटवीन v एंड b बी द थीटा, मतलब कि जो चार्ज है हमारा, अगेन ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे। ओके, और ये हमारा दूसरा एक्सिस, ये एक एक्सिस, ये दूसरा एक्सिस, तो ये हमारा ऐसे मूव कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी भी ऐसे, जो डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऐसी है, तो ये पर्टिकुलर एंगल बना रहा है। ओके, सो वो जो पर्टिकुलर एंगल बना रहा है वो थीटा है। ये थीटा किसके बीच का एंगल है? जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। वो डायरेक्शन पता कैसे करेगा कि वहां पे ही जा रहा है? नहीं, मतलब कौन सी? ये वाली? हाँ, v वेलोसिटी मतलब। हाँ, मतलब जो भी एंगल पे जा रहा होगा। ओके, ये तो प्रैक्टिकली जो भी एंगल पे जा रहा होगा। सपोज हमने मान लिया कि यहाँ पे पाथ है, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ऐसे जा रहा है मतलब हम उसको भेज रहे हैं। ओके, और हम ना भेजे तो ऐसा समझो मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे ये चार्ज हमने ऐसे रख दिया, तो हम कहाँ मूव हुआ वो देख लेंगे, और फिर जो लाइन पे मूव हुआ ना वो एंगल हम बाद में प्रैक्टिकली मेजर कर लेंगे, बाद में, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। ओके, सपोज ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड है, और जैसे ही मैंने यहाँ पे चार्ज रखा ना, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा? मूव करेगा। चार्ज क्या करेगा? मूव करेगा। ये चार्ज क्यों मूव किया? क्योंकि एक्चुअली मूव क्यों किया? ये फोर्स लगा ना उसके ऊपर। कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स लगा इसलिए वो मूव किया। अदरवाइज अभी करंट की तो हमने बात ही नहीं की, हम तो चार्ज की बात कर रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। ये एक ही चार्ज था, यहाँ पे रखा, इसके ऊपर फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? मैग्नेटिक फोर्स। तो वो मूव, जैसे अगर मैं ऐसे डायरेक्ट ऐसे मारूं तो वो डायरेक्शन में चला जाएगा। क्यों? मैंने अपना मसल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया इसलिए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर डालूंगा वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में चला जाएगा वो। अब वो जो डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज हमने मान लिया कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, हम डालने से वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने कौन सी ली थी इनिशियली? इस डायरेक्शन में। वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, हमने मेजर कर लिया, अच्छा ये एंगल पे गया ये। जब मैंने डाला तो चार्ज का ये कितना चार्ज है वो हमें पता है, मैग्नेटिक फील्ड की भी मैग्नीट्यूड हमें पता है। ओके, दोनों पता है हमें। तो इतनी वैल्यू वाली मैग्नेटिक फील्ड में इतना चार्ज डालने से वो ये वेलोसिटी से ये एंगल पे मूव कर रहा है, ये प्रैक्टिकली हम फाइंड कर सकते हैं। डन? ओके, सो वो थीटा एंगल पे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और b मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है। कौन? हमारा चार्ज। डन? अच्छा, चलो। सो अब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस किस के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले तो देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है दैट इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब चार्ज के ऊपर भी डिपेंडेंट होगा कि वो चार्ज जितना ज्यादा है ना उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर लगेगा, अगर कम है तो कम लगेगा। डन? ओके, तो कितना चार्ज है अकॉर्डिंग टू दैट उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। डन? ओके, जैसे कि ऐसा समझो कि भाई दो मैग्नेट्स है, यहाँ पे एक बड़ा मैग्नेट है और दूसरा एकदम पॉइंट, मतलब से ऐसा समझो ये रूम जितना मैग्नेट है, ये रूम जितना बड़ा मैग्नेट है, और दूसरा हमारा है आयरन पीस इतना, ये इरेजर जितना, रूम जितना बड़ा मैग्नेट, और वो रूम जितने बड़े मैग्नेट से थोड़े दूर मैंने ये लगा दिया, ये फेंक दिया, मतलब आयरन का टुकड़ा, तो ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। डन? दोनों साइड फोर्स लगेंगे, ये भी लगाए, जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है भाई? जैसे अर्थ भी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, हम भी अर्थ के ऊपर लगा रहे हैं,
तो फिर हम अर्थ को क्यों नहीं खींच रहे हैं, हम ही क्यों खींचे चले जा रहे हैं? हमारा मास कम है अर्थ की कंपेयर में। डन, हमारा मास अर्थ की कंपेयर में कम है, इसलिए वो हमें खींच रही है। मैग्नीट्यूड दोनों सेम लगा रहे हैं। ओके, वो सब हमने पढ़ लिया ना, डायरेक्टली कोरिलेट हम कर सकते हैं। तो वैसे ही फोर्स जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। देन नेक्स्ट, वो प्रोपोर्शनल हो, ये जो प्रोपोर्शनलिटी, ये जो मैं बता रहा हूं वो प्रैक्टिकली पता चला है, प्रैक्टिकल करके पता चला है। क्या? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। मतलब प्रैक्टिकल करके क्या पता चला, प्रैक्टिकल करके ध्यान से सुनना, ये पता चला कि अगर मेरा ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर मेरा ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो वो चार्ज मूव कर रहा है मतलब उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, जनरेट होगी। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो इस तरीके से जनरेट होगी कि उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। फिर से सेंटेंस बोल रहा हूं, अगर हमारा चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट ऐसे जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चार्ज अगर ऐसे जा रहा होगा या अगर ये चार्ज ऐसे आ रहा होगा, ऐसे या ऐसे अगर आ रहा होगा, तो ये चार्ज मूविंग है मतलब क्या, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होगी या इतनी वैल्यू की जनरेट होगी सो दैट ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नहीं। ये प्रैक्टिकली पता चला है। समझ में आया? मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा नहीं है। डन? कब? जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज मूव करे तब। ओके, तो देखो ये हमारा थीटा है। ओके, अभी थीटा ना तो x में है और ना तो y में है, बीच में है। ओके, तो वेक्टर हमें पता ही है, तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंगली अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो थीटा वाला cos थीटा, ऑपोजिट वाला sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा v cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा v sin थीटा। डन? अब ये v को भूल जाओ, इतना याद रखो, v cos थीटा v sin थीटा। ओके, क्योंकि हमने कंपोनेंट डिवाइड कर दिए हैं। अब अगर ये v cos थीटा वाली डायरेक्शन में जा रहा है या माइनस v cos थीटा वाली डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये चार्ज जिससे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है। डन? ओके, तो v cos थीटा या फिर माइनस v cos थीटा में तो हमें कुछ भी पता चलेगा नहीं, मतलब कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो अब v sin थीटा पे अगर मूव कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। समझ में आया? हमारा चार्ज कहां मूव कर रहा है? ये डायरेक्शन में। v sin थीटा मतलब दूसरी एक्सिस है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हमारे ये था मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ऐसे। ओके, तो मैंने क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि ये जो चार्ज अगर ऐसे सीधा मूव कर रहा है तो या फिर ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस होगी जिससे कि ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज पे जो फोर्स लगाएगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। 0 मतलब कोई फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर ये ऐसे मूव करता तो लगता। अगर ऐसे मूव कर रहा है प्लस y में या माइनस y में तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता। वही हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। डन? समझ में आ गया? तो एक्चुअली में तो हम एग्जैक्टली ऐसा नहीं करने वाले कि भाई cos थीटा और ये sin थीटा, नहीं, हमारा तो ऐसे जा रहा था ना। ओके, लेकिन उसको हमने डिवाइड कर दिया वेक्टर कंपोनेंट में sin थीटा cos थीटा। ओके, तो cos थीटा वाले कंपोनेंट में मतलब द डायरेक्शन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज देयर, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा नहीं है। लेकिन 90 डिग्री वाला जो कंपोनेंट है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके 90 डिग्री वाली
डायरेक्शन में अगर ये मूव करे चार्ज तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। डन। तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है एंड दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। V cos थीटा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो प्रैक्टिकली हमें पता चला। डन। तो एक Q के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा V sin थीटा के ऊपर डिपेंडेंट है, और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू D के ऊपर भी डिपेंडेंट है। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने बड़ी ली, ज्यादा वैल्यू वाली ली तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और कम वैल्यू वाली ली तो कम फोर्स लगेगा। सिंपल है। तो ये तीनों के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आया? किस किस के ऊपर? देखो हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर ये चार्ज मूव हो रहा है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये हमारा टॉपिक है। तो एक तो आ गया चार्ज मूव हो रहा है वो मतलब चार्ज, और दूसरा आ गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई मैग्नेट होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? जहां पे बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, या कोई बहुत बड़ा मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड है मतलब, तो मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज है। तो किस किस के ऊपर ये फोर्स डिपेंडेंट है? मैग्नेटिक फोर्स, एक तो ये चार्ज कितना है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, दूसरा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसकी वैल्यू कितनी है, वो कितनी पावरफुल है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो एक तो Q के ऊपर और दूसरा B के ऊपर। ये दोनों तो जो है वही आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई और चार्ज भी आ गया, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। ओके, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स। एंड थर्ड, एक्सपेरिमेंटली पता चला कि इफ द चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। बट if it is moving in the perpendicular direction to the magnetic field, there will be a magnetic force. That means F is proportional to the V sin theta. Done? अब डन इतना? कोई डाउट? ओके, ये तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो F is proportional to Q VB sin theta. F is proportional to Q VB sin theta. What is theta? Theta is the angle between the velocity of the charged particle and the magnetic field. ये फिगर याद रख लो, याद रख लो, क्या रह गई? डन। ओके, सो F is proportional to Q VB sin theta, proportionality constant K. मान लो K की वैल्यू 1, तो F is equals to Q VB sin theta. Here K is a constant, its value is to be 1. So F is equals to क्या आ गया? Q VB sin theta आ गया। अब उसको वेक्टर क्वांटिटी में क्रिएट करें। ओके, देखो डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। तो ये Q और VB, तो VB sin थीटा ही है, ऑलरेडी हमारे पास sin थीटा है ही, तो क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर ले। सो V क्रॉस B, ये जो V है वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो V क्रॉस B। F इज इक्वल F फोर्स इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, फिर चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, कोई भी फोर्स हो, वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है। तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। मतलब कि F की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Q VB sin थीटा। F की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी F की, जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी F की। डन, याद रह गया? F की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Q VB sin थीटा। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही होगी F की। अरे V क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? वही राइट हैंड थंब रूल जैसे फाइंड करते थे। ओके, क्या जे कैसे? V जहां पे वेलोसिटी है वो ये रही मेरी वेलोसिटी, ये मेरी वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी जहां पे V क्रॉस B मतलब जो पहला कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट उसमें ये 4 उंगलियां, पहले कंपोनेंट। राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड लिया तो गलत आंसर आ जाएगा। राइट हैंड थंब रूल, और इसको स्क्रू रूल भी बोलते थे। स्क्रू ऐसे मारते हैं ना, ओके, तो ऐसे ऐसे करके स्क्रू मारते हैं, मतलब राइट हैंड का यूज करना है। लेफ्ट हैंड से मारेगा, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल, जो V क्रॉस B और से A क्रॉस B व्हाटएवर, A की डायरेक्शन में 4 उंगलियां, ओके, और से पहला हमारा V है तो V की डायरेक्शन में 4 उंगलियां, V की डायरेक्शन में मैंने 4 उंगलियां ऐसे रख दी। ओके, B की डायरेक्शन जहां है उस डायरेक्शन में 4 उंगलियों को मोड़ दो, 4 उंगलियों को मोड़ दिया। अंगूठा जहां है दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड मतलब फोर्स, ये फील्ड तो ये रही, जिस डायरेक्शन में हमने मोड़ा B मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो
v की डायरेक्शन और जहां पे b है मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मोड़ा तो फोर्स कहां पे आ गया, बाहर। ओके, उल्टा होगा तो मतलब कैसे उल्टा, मतलब से v इस साइड है, यहां है, यहां ऊपर, ये जैसे नीचे है वैसे ऊपर, तो क्या करेंगे, वापस वही राइट हैंड ही लगाना है। v की डायरेक्शन में 4 उंगलियां ऐसे, और फिर b की डायरेक्शन में मोड़ो, ऐसे मोड़ दिया तो अंगूठा अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फोर्स बाहर आ रहा है। डन, ये समझ में आ गया, दैट्स इट। ओके, तो आगे डायरेक्शन के लिए बस वही है। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द f इज द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड b। v क्रॉस b की जो डायरेक्शन होगी वही f की डायरेक्शन होगी, which is perpendicular to the plane containing v cross b। मतलब v और b जहां होंगे उनके परपेंडिकुलर। अभी हमने बोला ना v कहां था, y में, और v कहां था, x और y में। v कहां था, ये v कहां है, x और y में है ना, ये v x और y में है, और b कहां है, y में, तो z वहीं तो आया, f कहां आया, बाहर, तो बाहर ही तो था ये z। डन, समझ में आ रहा है। ओके, तो वही है हमारा रूल। देखो ये रूल एक एक मार्क में, बहुत जगह एक एक मार्क में या न्यूमेरिकल में पूछा जाता है। हम सोचेंगे कि यार इतना इजी पूछते हैं, अरे पूछते हैं और गलत भी होता है स्टूडेंट का, तो गलत नहीं होना चाहिए। ओके चलो, इट्स न्यूमेरिकल में आएगा भी, जब भी यूज आएगा मैं बताऊंगा कि जैसे हमने समझा था वैसे ही करना है। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड रूल। तो f की डायरेक्शन कैसे, राइट हैंड रूल से हमें निकाल देनी है। स्क्रू रूल बोल दो, राइट हैंड रूल बोल दो। सो ये राइट हैंड रूल QVB, अगर सोचो ये V यहाँ है और B, V की डायरेक्शन में 4 उंगलियां और B की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो पहला है वो V क्रॉस B। अगर तुम्हें V और B पता ही नहीं, तुम्हें दिया हुआ है A क्रॉस B। क्या दिया हुआ है, A क्रॉस B। तो A जहां पे है, जहां पर भी है, तुम बोलोगे सर A इस डायरेक्शन में है, डाल दो 4 डायरेक्शन। सर B ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे जा रहा है B, ऐसे जा रहा है। सर अब ऐसे कैसे मोड़े, ऐसे मत मोड़ो, ये 4 उंगलियां ऐसे करो और B ऐसे मोड़ दो। ऐसे मोड़ा ना, ये ऐसे था, 4 उंगलियां इस साइड और ऊपर जा रहा था ना B, तो ये ऊपर कर दिया, तो अंगूठा कहां गया, अंदर। डन, जिस डायरेक्शन में भी लगाना हो लगा सकते हैं। ओके चलो, सो ये V ऐसे और B की डायरेक्शन में उंगली मोड़ी तो ऐसे बाहर। डन, यहां पर है, अब देखो यहां पे चार्ज की वजह से भी चेंज हो जाती है डायरेक्शन। यहां पे प्लस क्यू था, ओके, तो यहां पे प्लस क्यू लिया ना हमने, तो प्लस क्यू लिया था फॉर सिंप्लिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। सो प्लस क्यू के लिए जो आंसर आएगा, अभी अगर माइनस लिया हमने, क्यू मतलब माइनस लिया इलेक्ट्रॉन, तो माइनस क्यू V क्रॉस B आएगा। ये माइनस तो फोर्स भी क्या आएगा, माइनस। ओके, तो पहले जो तुम्हारा आ रहा है वो निकाल लो और फिर उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दो। अगर ऐसा बोला है कि भाई V इस डायरेक्शन में है, B इस डायरेक्शन में है, तो V B की डायरेक्शन निकालो बाहर, तो मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर जा रहा है, और तुम्हें बोले अरे इलेक्ट्रॉन है तो अंदर जाएगा। दैट्स इट, ऑपोजिट कर दो। तो अगर माइनस क्यू ले लिया तो आंसर नेगेटिव V क्रॉस B निकाल लो, वो बाहर गया, फिर उसका माइनस मतलब वो जाएगा अंदर। डन, ओके, सो यही है हमारा राइट हैंड रूल। ऐसा यूनिट ऑफ B जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉट मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा यूनिट है, टेस्ला। ऐसा यूनिट टेस्ला है, लोग ऐसा यूनिट ये लिख के आ जाते हैं, मतलब ये लिख के आ जाते हैं, मतलब तीनों के तीनों ऐसा यूनिट है, लेकिन जनरल जो हम सबसे ज्यादा यूज करते, तीनों के तीनों ऐसा यूनिट ही है, लेकिन जनरली सबसे ज्यादा हम यूज कौन सा करते हैं, टेस्ला। लेकिन हमें याद क्या रहेगा, ये ऐसा ही मतलब न्यूटन आना चाहिए तो ही ऐसा ही मानेंगे ऐसा नहीं है। टेस्ला कई कई पे पूछते हैं एमसीक्यू में, इसमें से कौन सा ऐसा यूनिट नहीं है, तो स्टूडेंट टेस्ला टिक करके आ जाते हैं। ओके, टेस्ला भी ऐसा यूनिट है और सबसे ज्यादा यूज प्रैक्टिकल लाइफ में टेस्ला ही यूज होता है। डन, तो नहीं है हमें टिक मत कर देना, तीनों के तीनों ही ऐसा यूनिट है। ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला। और टेस्ला क्या है, एलोन मस्क साइंटिस्ट का नाम है ओके एलोन मस्क की गाड़ी का कंपनी का नाम नहीं है। ओके चलो, उन्होंने भी नाम रखा हुआ है साइंटिस्ट के नाम पे से। ओके हाँ चलो, जैसे हम बोल देंगे टाटा मोटर्स, तो आज से ऐसा समझो 50 साल बाद कोई बोलेगा टाटा क्या लगा रखा है रे, तो टाटा सरनेम है भाई, मतलब सरनेम मतलब नाम है और सरनेम है, लाइक दैट। ओके,
हाँ चलो, सो कोई साइंटिस्ट होगा तो ये साइंटिस्ट है क्या? अरे साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने बनाई थी, साइंटिस्ट हुए ना। कोई नई चीज इन्वेंट करे तो उसको साइंटिस्ट बोलते हैं। तो टाटा की कार उन्होंने डिजाइन की, उन्होंने मतलब वो ओनर है तो अपना नाम तो दे ही देंगे। साइंटिस्ट अपना नाम दे देते तो वो अपना नाम क्यों नहीं देंगे? ओके चलो, सो टेस्ला और से वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तीनों तीन याद रखना। टेस्ला तो है ही, वेबर पर मीटर स्क्वायर और तीसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डन। ये भी याद रखना, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके ओके चलो, कितना टाइम हुआ है? 3:10। ओके, कितने? 3:10 हुआ। हाँ, तुम्हारा कब क्लास है? 4। नहीं, जूमी का? चलो अरे नहीं, बोलो तो सही। 3 बजे। तो लेकिन फिर तुम्हें बोलना चाहिए ना, हमारा तो 3:30 तक रहेगा। लेकिन सुबह 4 बजे का याद रहा था, हाँ, तो क्या करना है फिर? 7 बजे चलते चलेगा? अच्छा, हाँ चलेगा। अच्छा ओके चलो। सो ऐसा यूनिट हमारा टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या किया अभी हमने अब तक? रिवाइज फिर से। ऑर्स्टेड इंटर रिलेशन फाइंड किया 1820 में करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अच्छा, फिर उनके कंक्लूजन एंड ऑल हमें पता है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो डिफ्लेक्शन हुआ था ना, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ था, तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी और फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगाती है? हाँ लगाती है। तो कितना लगाती है, क्या लगाती है, वो अभी हम चेक किए। क्या? फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड सपोज याद रह गया ना सब कुछ। ऐसे एक एक्स वाई जेड मानना हो तो एक्स वाई जेड मान लो, एक्स डायरेक्शन में हमारा, और से ये 3D है इसलिए ये वाई और वे लिया हुआ है कि वाई डायरेक्शन ये वाई, ऊपर वाला जेड और ये बाहर निकल रहा है वो एक्स। ओके, सो वाई डायरेक्शन में हमारा बी है, एक्स डायरेक्शन में एक्स और वाई डायरेक्शन में हमारा चार्ज मूव कर रहा है। सो अगर दोनों के बीच में मूव कर रहा होगा तो बीच में एंगल आ गया थीटा, थीटा आ गया तो ये v है, तो थीटा वाला v साइन थीटा और ऑपोजिट वाला v, थीटा वाला v cos थीटा और ऑपोजिट वाला v साइन थीटा। तो b की डायरेक्शन में ही v cos थीटा है और ऑपोजिट वाला v साइन थीटा है। तो मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स, ये तो ऑब्वियस है। दूसरा F इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑल्सो, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यहाँ तो दोनों है। एक तीसरा जो हमें लाना है वो एक्सपेरिमेंट से पता चला, क्या कि ये चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये मूविंग चार्जेस की वजह से, वो ऐसे प्रोड्यूस होगी सच दैट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहां पर लगने वाला, चार्ज पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? नील, जीरो। डन। तो v cos थीटा में प्लस v cos थीटा या माइनस v cos थीटा लेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है, फोर्स नहीं मिलेगा। ओके, सो v sin थीटा के वजह से हमें फोर्स मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। अच्छा, सो f इज प्रोपोर्शनल टू q, f इज प्रोपोर्शनल टू से b एंड f इज प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। तीनों को मर्ज कर दो तो f इज प्रोपोर्शनल टू q v sin थीटा इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k जिसकी वैल्यू 1 ले ली, तो f इज इक्वल्स टू q v sin थीटा। f इज इक्वल्स टू q v sin थीटा, वेक्टर डायरेक्शन कंपोनेंट निकाले, सो वेक्टर f इज इक्वल्स टू q इनटू v क्रॉस b। sin थीटा को ले लिया हमने v क्रॉस b। ओके, अब मैग्नीट्यूड q v sin थीटा से निकालो, डायरेक्शन राइट हैंड से निकालो, v क्रॉस b है तो v टू b मूव करना है, b क्रॉस v हो तो b टू v मूव करना है, v क्रॉस b हो तो v टू b मूव करना है, b क्रॉस b हो तो b टू v मूव करना है। जो पहला हो वहां से दूसरे में मूव करना है, तो पहला जहां है वहां 4 उंगलियां और दूसरा जहां है वहां 4 उंगलियों को मोड़ दो, अंगूठा जहां दिखा रहा है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। डन। ओके, और उसका यूनिट टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो
अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, कि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कितना लग रहा है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। लेकिन एक चार्ज, अभी एक चार्ज थोड़ी कहीं पे मूव करेगा, हम तो पूरा का पूरा वायर ले रहे हैं और वायर में तो सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक चार्ज थोड़ी है, n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो ये n नंबर ऑफ चार्जेस पे सपोज मान लो कि 100 करोड़ चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मोल लेंगे तो भी हम उसमें एवोगैड्रो नंबर ले लेते हैं 6.022 into 10⁻23, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक मोल में। डन। ओके, तो कितने ज्यादा होंगे तो उसके लिए भी तो गिनना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ एक चार्ज के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है वो फाइंड किया, क्यू वी बी साइन थीटा। डन। लेकिन बहुत सारे होंगे, मतलब पूरा का पूरा वायर होगा, कंडक्टर है, तो कितना होगा वो अभी हम फाइंड करेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स। वहां पर भी फोर्स ही, मैग्नेटिक वर्ड नहीं लिखा था लेकिन था तो मैग्नेटिक फोर्स ही। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज की बजाय करंट कैरिंग कंडक्टर, कि पूरे पूरे कंडक्टर पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके चलो, तो पहले जैसे वहां फिगर थी वैसे ही यहाँ फिगर है। क्या है देखो, ये हमारा x, ये हमारा y, ये हमारा z, ये हमारा क्या है वायर। ये जो वायर है हमारा, हाँ ये जो वायर है ये वायर है हमारा। ओके, ये वायर को हमने ऐसे रखा हुआ है। डन। इसकी लेंथ क्या है l, l लेंथ है, कोई भी लेंथ है हमारी, इसकी लेंथ है l। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है a, कुछ भी होगा वो, l लेंथ और a एरिया। तो भाई एरिया, अभी वायर है तो सर्कुलर पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर, एरिया की बात चल रही है। और वॉल्यूम क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर इनटू लेंथ, एरिया हो गया। इट्स लाइक अ सिलेंडर, तो सिलेंडर के केस में क्या लेते हैं पाई आर स्क्वायर h और l, सिलेंडर मतलब हाइट और से l, वही l और h दोनों एक ही है उसमें। सो वो उसका क्या हो गया वॉल्यूम। डन। एरिया लिया तो पाई आर स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाइड बाय l कर दिया तो उसका वॉल्यूम हो गया। डन। ओके चलो, तो ये हमारा सिंपली, ये भले ही स्क्वायर है लेकिन सर्कुलर होगा, वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया a एंड लेंथ l। तुम्हें जितना एग्जाम में थियरी पूछे और लिखना पड़े उतना ही इंक्लूड किया हुआ है। बुक में 2 पेज लिखे हुए हैं, वो 2 पेज नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है। ओके, सो अच्छे से नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करो, देन कंसीडर, स्टार्ट कर दो डायरेक्टली थियरी। कंसीडर अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है और जिसकी लेंथ l है। ओके, अब n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसका जो भी वॉल्यूम होगा, इसका जो भी वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम लिया है हमने, मतलब लेंथ 1 मीटर और यहाँ पर डाया भी 1 सेंटीमीटर ले लो, वॉट एवर 1 सेंटीमीटर ले लोगे, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर लोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो ये यूनिट एरिया हो गया। क्या हो गया, यूनिट एरिया। और अगर मीटर स्क्वायर में भी लेना है या सेंटीमीटर स्क्वायर में, दोनों सेम यूनिट लेना पड़ेंगे ना, वॉल्यूम गिनना है तो। ये यहाँ पे लेंथ ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, सपोज सेंटीमीटर ले लो क्योंकि मीटर वाली रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो एरिया हमारा आएगा स्क्वायर में, मतलब हमने ले लिया सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, नॉट रेडियस। एरिया क्या आया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, छोटे से वायर की बात कर रहे हैं, इतना छोटा सा वायर। ओके, 1 सेंटीमीटर वायर जिसका एरिया है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब। एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ, तो क्या हो गया 1 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। डन। तो यूनिट वॉल्यूम हो गया ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब यूनिट वॉल्यूम ही तो हुआ। ओके, तो यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हमें क्या मालूम कितने होंगे, मान लेते हैं कि n होंगे। ओके, कितने होंगे n, जितने भी हो उतने, उसको हमने n से डिनोट कर दिया। ओके, सो n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डन। ओके, आगे अब इलेक्ट्रॉन्स है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी होगी, जिसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम दिया था, याद है, इसके पहले वाला चैप्टर। ओके, सो वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स।
क्यों? हम लेते तो ऐसे सीधा सीधा है, लेकिन हमने देखा था ऐसे सीधे सीधे जाने वाला नहीं है, वो तो रिजल्टिंग है। ओके, ऐसे 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 कुछ ना कुछ करते करते ऐसे ऐसे मूव करते 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 जा रहा है आगे, लेकिन ऐसे उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा मूव करते करते जा रहा है। तो हमने सब कुछ सम अप लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद आया ना? ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी वीडी है। अच्छा, अब टोटल वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इनटू लेंथ, ए क्रॉस एल। देखो लंबा लंबा लिखा हुआ है लेकिन है छोटा छोटा, वॉल्यूम ए क्रॉस एल। अच्छा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वायर में? हमने वायर लिया है पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम। ओके, हमने लिया है कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन होंगे n। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वॉल्यूम, पर्टिकुलर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे? सो n इंटू वी और से n इंटू ए क्रॉस एल। सिंपली मल्टीप्लाई किया। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। v क्या है? वॉल्यूम। अब हम बोले कि ये वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? n इंटू वी। इतने वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स थे। अच्छा, इतना वॉल्यूम कितना है? से v सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? ये बोला तो सही, n इंटू वी। डन। सो n इंटू वी और से n इंटू ए इंटू एल। अब हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, सो हमने तो बोल दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? n। लेकिन n होंगे तो वो n किसके मल्टीप्लाई में होंगे? जैसे कि अगर मैंने बोला 10,000 इलेक्ट्रॉन्स है, 10,000 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? 1e। 1e वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाला एक इलेक्ट्रॉन का। सो एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1e, दो इलेक्ट्रॉन मतलब 2e, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3e, तो वैसे n इलेक्ट्रॉन मतलब ne। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा वहां पर? n इंटू e। ओके, यहाँ पे थोड़ा रब हो गया है, n इंटू e मतलब NaL। लेकिन n कितने, चार्ज कितना है? अगर n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1e है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2e है, तो वैसे n इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू e चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? n इंटू ई। ये नेगेटिव होगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए माइनस साइन लिया हुआ है, माइनस NaLe। डन। सिंपली अभी तक तो हमने क्या देखा कि हमारे वॉल्यूम कितना लिया हुआ है हमने कंडक्टर का। हमने क्या थियरी क्या पढ़ रहे हैं? थियरी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। इससे पहले हमने कौन सी थियरी पढ़ी कि भाई एक मूविंग चार्ज है, उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो पढ़। अब इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो हम बोल रहे हैं कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया कि अच्छा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम कितना है? जो हमने वायर लिया है उसका वॉल्यूम कितना है? तो भाई एरिया है A, यूनिट एरिया। ओके, पर यूनिट एरिया है, मतलब से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, टोटल वॉल्यूम A इंटू एल बोलो या V बोल दो डायरेक्टली वॉल्यूम। डन। अभी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे? सो भाई n इंटू वी और से NaL। अगर अब हम चार्ज की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 1e होता है, दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2e होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 10 इंटू e होगा, तो ऐसे n इलेक्ट्रॉन होंगे तो n इंटू e। सो हमारा टोटल चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना हुआ? NaLe, और वो भी माइनस। डन। यहां तक का समझ में आ गया, याद भी रह गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब अगर फोर्स की बात करें तो अभी ही हमने देखा फोर्स क्या था? QVB sin थीटा। अभी देखा ना चार्ज के ऊपर फोर्स क्या था? QVB sin थीटा। ओके, सो फोर्स इज QVB sin थीटा और ये V क्या है? वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो QVB sin थीटा। अब Q की वैल्यू जो अभी हमने निकाली ना, टोटल चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, Q इज इक्वल्स टू NaLe और वो भी माइनस। सो Q इज इक्वल्स टू NaL और E माइनस, वो Q की वैल्यू यहां पुट कर दी। सो माइनस ऑफ Q की जगह NaLe, ये Q की जगह, और ये VDB sin थीटा जैसा था वैसा। डन। अब I इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है हमारे पास, माइनस NaEVD।
ये लास्ट चैप्टर में हमने देखा था, याद है ना? लास्ट चैप्टर में हमने देखा था आई का ये फॉर्मूला। जैसे हम अगर याद करें तो हमारे पास था वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या था भाई? एल अगर लेंथ है तो एल और डिवाइडेड बाय टाइम, यही था हमारे पास। ओके, सो हमारे पास है क्या दूसरा फॉर्मूला? I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आई का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? क्यू बाई, ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था ना। ओके, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अच्छा, सो Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, माइनस एन ए एल ई, ये वैल्यू है। T, तो T की जगह हमने लिख दिया T। तो ये क्या मिला हमें? I इज इक्वल्स टू माइनस एन, ये Q बाई टी, Q की वैल्यू पता है तो माइनस एन ए एल ई डिवाइडेड बाई टी। अब ये L बाई टी वही तो है VD। ओके, सो I इज इक्वल्स टू माइनस एन ए वी डी इंटू ई, वही तो लिखा है। ओके, वो तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा ही था, ये तो रिवीजन। ओके, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू पुट की तो हमें मिल गया I इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। डन। ओके, सो अब ये जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें से एन ए ई वी डी को अलग ले लो, क्योंकि उसकी जगह हम I लिख सके। तो एन ए ई वी डी माइनस, उसको अलग ले लिया, और ये जो L था उसको बाहर निकाल दिया, तो सिर्फ आगे पीछे किया है। आगे पीछे किया, इसकी जगह हम I लिख सकते हैं, और ये एल बी साइन थीटा है। सो F आ गया हमारा आई एल बी साइन थीटा। देखो, कर सिंपली याद रह जाए वैसा ही है। चार्ज के लिए क्या आया था? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू मतलब चार्ज, वी बी साइन थीटा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए क्या आएगा? तो भाई वहां चार्ज था तो Q आया था, यहाँ पे कंडक्टर है तो L आएगा, तो L आई बी साइन थीटा। डन। L आई बी साइन थीटा, और याद रखने के लिए I एल बी साइन थीटा, जैसे भी तुम याद रखो। डन। ओके, सो F इज इक्वल्स टू I एल बी साइन थीटा। वहां पे क्या था? F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी था, यहाँ पे एल बी है, वी बी एंड एल बी, और तुम आई बी भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। Q मतलब चार्ज, वी बी साइन थीटा, तो वैसे ही यहां पर L, अभी करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अभी Q नहीं आएगा, अब क्या आएगा? L लेंथ आएगी ना उसकी पूरी, सो L आई बी साइन थीटा। डन। ओके, सो L आई बी साइन थीटा और I एल बी साइन थीटा, जैसे भी तुम याद रखो। ओके, अब अगेन यहां पर I तो है, ओके, उसको हमने बाहर रखा है। ये जो लेंथ है उसको हम वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेंथ की बात कर रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में लेंथ की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उसमें से करंट जाएगा। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में L की बात कर रहे हैं, तो L क्रॉस साइन थीटा निकल गया, तो L क्रॉस B, दैट्स इट। तो ये हमारा फोर्स आ गया करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, पहले फोर्स आ गया था चार्ज के ऊपर। तो देखो, नोट हियर L is a vector of magnitude L and with the direction towards the current. ओके, तो L की डायरेक्शन कौन सी होगी? अरे जो L की डायरेक्शन, लेंथ, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में लेंथ हम मेजर करेंगे ना। ओके, सो सिंपली यहाँ पे पूछे अगर कि L की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की जो डायरेक्शन होगी वही L की डायरेक्शन। डन। ओके, सो F इज इक्वल्स टू I L क्रॉस। अब यहां से भी अगर पूछे, वो तो चार्ज था, अब यहां से भी पूछे कि भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? L आई बी साइन थीटा, खत्म। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए I L क्रॉस B, I L क्रॉस B, तो L क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। L क्रॉस B की डायरेक्शन, सेम मेथड, राइट हैंड रूल यूज कर लो। ओके, डन। अच्छा, सो I L B sin theta. Now, दूसरी नोट, here the direction of F is perpendicular to the plane containing B and L. तो जिस डायरेक्शन में B है, ओके, ये देखो यहाँ पर हमारी फिगर देखो, हमारी B ली है हमने ऐसे, हमारी L ली है हमने ऐसे, मतलब 90 डिग्री। अगर ऐसे B है, यही हमारा फिर से ले लें हम, ये B है,
ये भी है, तो हमने करंट कैसे लिया है, ऐसे। डन, ये हो गया ना 90 डिग्री, करंट वायर ऐसे लिया हुआ है तो हो गया ना 90 डिग्री। डन, ओके। सो ये हमारा बी है और ये हमारा एल है, दोनों 90 डिग्री पे है, और जो फोर्स मिल रहा है वो तो और 90 डिग्री पे मिल रहा है। डन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। करंट तुम या तो इस डायरेक्शन में ले सकते हो, 90 डिग्री ही है, या फिर तुम करंट इस डायरेक्शन में ले सकते हो, वो भी 90 डिग्री है। डन, तो थर्ड वाली जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, अगेन 90 डिग्री। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि आई और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। आई और बी के बीच में बोलो या एल और बी के बीच में बोलो, क्योंकि एल कहाँ होगा, आई की डायरेक्शन में ही होगा। सो एल और बी के बीच में और आई और बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। सो वही बता रहे हैं। अब साइन थीटा है हमारा फॉर्मूला, तो क्या है, F इज इक्वल्स टू एल आई बी साइन थीटा। थीटा का एंगल तो साइन 0 0 होता है और साइन 91 होता है। तो साइन 0 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। तो अगर ये दोनों एंगल हुए तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और अगर दूसरा एंगल हुआ, सपोज 90 डिग्री हुआ, ओके, तो एंगल कितना हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा साइन 91। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ आई एल बी। डन, ओके। The direction of force can be given by the Fleming's left hand rule। भाई हमारा स्क्रू रूल तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगेन 10th में हम पढ़ चुके थे, याद हो तो। अभी इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं, लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, याद है, ऐसे करते थे। ओके, ये कैसे था, ऐसे पहले तो तीनों को 90 डिग्री पे लाओ, तीनों को 90 डिग्री में लाए। ये जो मिडल फिंगर है हमारी, ये क्या है, करंट। ये क्या है हमारा, करंट। तो ये करंट की डायरेक्शन। ये उंगली है, वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। भगवान ऊपर है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, दो हो गए 90 डिग्री वाला, और ये हमारा तीनों हो गए 90 डिग्री वाला। तो करंट अगर इस डायरेक्शन, अभी हमारा क्या लिया था हमने, करंट ऐसे ऐसे एल लिया था और ऐसे बी लिया था, राइट। तो ऐसे बाहर निकलने वाला करंट था ना, तो बाहर निकलने वाला ऐसे करंट, और बी कैसे था, ऐसे था। दैट्स इट। तो देखो एफ ऊपर, फिगर में एफ ऊपर ही था, याद हो तो। डन, समझ में आ गया। याद क्या रखना है, उल्टा कर दिया ना तो आंसर गलत हो जाएगा। मिडल फिंगर ऑलवेज करंट, याद रखना। ऊपर भगवान हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ही जाना है, चिपक जाएंगे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, याद रख लो, मैग्नेटिक फील्ड एक उंगली, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लिया तो आंसर गलत, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, फिर तुम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लोगे, ऐसे कर लिया, ऐसे कैसे था, ऐसे था। अब तुम इसको करंट की जगह मैग्नेटिक फील्ड लोगे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जहां ऊपर लेनी थी उसकी बजाय तुमने करंट की डायरेक्शन में ले ली, और फिर इसको मैग्नेटिक फील्ड लेनी थी उसकी जगह तुमने क्या ले लिया, इसको मैग्नेटिक फील्ड लेनी थी उसकी जगह हमने क्या ले लिया, करंट ले लिया। तो करंट तो ऐसे जा रहा था, तो करंट ऐसे गया, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर जा रही थी, इसको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर लिया, तो इस डायरेक्शन में फोर्स आया। समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स आया और हमारा फोर्स तो ऊपर जा रहा था। समझ में आ रहा है, पक्का, गलत ना हो जाए, याद रखो, कोई भी तरीके से याद रखो। मैंने तो ऐसे ही याद रखा, भगवान ऊपर है और मैग्नेट है, वो सब चिपक जाएंगे। तो पहली उंगली मैग्नेट, ओके, दूसरी उंगली बीच वाली मिडल फिंगर करंट, ओके, तो ये मैग्नेट, बी मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट, अंगूठा हमेशा फोर्स रहेगा। ओके, डन। तो वही है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो, इफ वी स्ट्रेच, ये बस ये पता ही है, हमें 10th में देखा था, इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, ऐसे तीन बना लो, द सेंट्रल फिंगर, द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द सेंट्रल फिंगर मतलब मिडल फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, then the thumb represents the direction of the force experienced by the charged particle. That's it. Understood? Yes. Simple है। तो हमारी फिगर में देखो, फिर से एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि भाई ऐसे था, ये तीन आ गए, ये मेरा करंट है, करंट कहाँ जा रहा है, बाहर, तो मैंने बाहर डाल दिया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, उस साइड, तो ये आ गया। तो फोर्स देखो ऊपर ही आ रहा है। अगर हमने दूसरा ऑपोजिट चार्जेस ले लिया, मतलब कि ये डायरेक्शन चेंज कर ली, तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब फोर्स नीचे भी आ सकता है।
डन। Yes. वो तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से तुम्हें ही पूछा जाएगा कि डायरेक्शन क्या होगी। ओके Yes. पक्का समझ में आएगा। दैट्स इट, तो इतना रखते हैं आज। ओके क्या देखा, फिर से क्विक रिवीजन। स्टार्ट किया हमने ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से। 1820 में ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था। अगेन म्यूचुअल इंटर रिलेशन पता चला किसके बीच में, करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। फिर वो करंट बढ़ा, डिफ्लेक्शन बढ़ा कम, वो सब हमने देख लिया। फिर हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, एक स्पेस है। ओके वो कहाँ से आया, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वो हमने देखा, फिगर में भी देखा हमने। देन हमने बात किया कि मैग्नेटिक फील्ड तो पता चली, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पे कितना फोर्स लगा रही है उसका हमने पूरा फॉर्मूला डिराइव किया, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। और F वेक्टर F इज इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस B। ओके देन ये तो चार्ज था। अब करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो वापस F इज पूरा हमने डिराइव कर दिया, F इज इक्वल्स टू L IB साइन थीटा। और अगर वेक्टर में बोले तो वेक्टर F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B। ओके स्क्रू रूल से डायरेक्शन पता करो या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज करो। Yes. डन। दोनों से हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता चलती है। वहां पर भी हमने मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से भी पता किया। तो V क्रॉस B निकालो, अगर नेगेटिव चार्ज है तो V क्रॉस B की ऑपोजिट होगी, वो ऑपोजिट करना भूल गए तो मार्क्स गया। F हमने स्टार्ट किया था थियरी, F इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा, उसमें Q पॉजिटिव लिया था। तो V क्रॉस B निकालोगे, उसमें जो डायरेक्शन आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी, ऊपर आएगी तो नीचे, नीचे आएगी तो ऊपर, वो रिवर्स करना भूल मत जाना। डन, Yes. समझ में आया? Yes. ओके तो कल आगे डिस्कस करेंगे।